आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। एक बार फिर से हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूं दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आज के मकाम में हम आगे बढ़ाएंगे किशनगंज से कांग्रेस के लोकसभा एमपी मौलाना असरारुल हक की जिंदगी की दास्तां को। अवाम में आज बारी है जुनैद की। किरदार में हम लेकर आ रहे हैं फिल्म तड़ी पार। आइए आज के एपिसोड का आगाज करते हैं मकाम से और आगे बढ़ाते हैं मौलाना असरारुल हक की जिंदगी की दास्तां को। तालीम ही वो जरिया है जिससे कौम मुल्क के मेन स्ट्रीम में आ सकती है, ऐसा उनका कहीं शिद्दत से मानना है। मुस्लिम कौम ही नहीं बल्कि समाज के पिछड़े और मजलूम लोगों तक तालीम की लौ जलाने के लिए ये अब तक कई तंजीम कायम कर चुके हैं। लड़कियों की तालीम के लिए भी ये कहीं शिद्दत से काम कर रहे हैं। इन्होंने लड़कियों के लिए कई स्कूल भी बनवाए हैं। किशनगंज में जब 1999 में सर्वे किया तो मेरे खून के आंसू निकले। लड़कियों की तालीम का 0.22% एजुकेशन मुस्लिम लड़कियों में मिला, 1%, आधा % भी नहीं है। तो मैं उस पर वाह वाला मचाने के बजाय, तहरीक चलाने के बजाय मैंने ये तय किया कि मैं इनको पढ़ाऊँ कैसे, इसके लिए मुझको काम करना चाहिए। मैं किया और मुझे खुशी है कि आज मैंने 10 साल पर उस पर मेहनत की और 10 साल की मेहनत के बाद आज हम 0.22% से बढ़ करके इस वक्त हम 5% में पहुँच गए हैं। हमने महसूस किया कि लड़कियों की तालीम पर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। हमको बहुत परेशानी हुई, खुद अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए हमको परेशानी हुई, इसलिए कि उसके लिए कोई इंतज़ाम वहाँ गांव में अच्छा खासा नहीं था। तो मैंने लड़कियों की तालीम पर भी तवज्जो की और इसके लिए मैंने खुद स्कूल बनाया, बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर। वहाँ से 5-7 किलोमीटर के बाद नेपाल है, तो वहाँ पर मैंने लड़कियों का एक स्कूल बनाया। इस तरह से हमने एक सिलसिला कायम किया। मुल्क भर में वक्फ की जायदाद पर हुए बेजा कब्जों को लेकर इनका मानना है कि इसके लिए एक मजबूत कानून बनाने की जरूरत है। इनका कहीं शिद्दत से मानना है कि अगर सिर्फ वक्फ की जायदादों से नाजायज कब्जा हटवा दिया जाए तो उससे होने वाली आमदनी से कौम का काफी भला हो सकता है। असल मसला ये है कि इसको अगर इस वक्फ के जायदाद को अगर बचाना ना चाहे तो इसके लिए पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि जो इस पर नाजायज कब्जा है वो कब्जा इसको हटाना पड़ेगा। सरकार का कब्जा हो वो हटाए और जो अवाम ने, मुतवल्लियों ने और लोगों ने कब्जा कर रखा है उस कब्जे को भी हटाया जाए। इसके लिए इनको ईमानदारी से कोशिश करनी पड़ेगी। एक्ट के अंदर ऐसी कोई चीज़ लानी पड़ेगी कि जिसके ज़रिए से गोया ये कब्जा हट सके। अगर इन जायदादों का इनखला हो गया और उसके बाद अगर एक मैकेनिज्म बना करके इसको डेवलप किया जाएगा तो इससे हमको साल में 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। आज तालीम के मामले में मुसलमान जिस तरह पिछड़ा है इसकी वजह सरकारी रवैये को मानते हैं। इनका मानना है कि अपना हक मांगने से नहीं मिलता, इसको हासिल करने के लिए कौम को आगे आना चाहिए। देखिए, इसमें कई वजह हुई। एक तो यह है कि मुल्क का जब तकसीम हुई, बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन के अंदर यहाँ से जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, करीम थे, उस वक्त उनको ये समझ में आया कि बस जिंदगी वही है, खुदा वही है, वो सब चले गए। मुसलमानों में जो लोग रह गए कुल 4 करोड़ 10 लाख लोग रह गए थे। यहाँ ये 4 करोड़ 10 लाख लोग वो रह गए कि जो गरीब लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग थे। मुल्क के अंदर ये अकलियत नहीं है बल्कि एक दूसरी अक्सरियत है, एक दूसरी बड़ी अक्सरियत है ये। तो इसलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ होना चाहिए तो उधर से भी कमी रही और ख़ुद मुसलमान भी कई मामलात के अंदर उलझे रहे, कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ों में पड़ गए, कुछ जज्बाती नारों के शिकार हो गए, कुछ लोगों ने अपने अपने मफादात के लिए भी इनका इस्तेमाल किया। इन तमाम चीज़ों की वजह से जो सरकार की तरफ से होना चाहिए था वो भी कमी रही और अपनी तरफ से जो कुछ कोशिश होनी चाहिए थी वो भी कमी रही। हुकूमत अगर कहीं पर हमको नज़रअंदाज कर रही है तो उसके लिए हम पार्लियामेंट में, असम्बली में
یا ہم ڈیموکریٹک وے میں اس کے لیے ہم آواز بلند کریں اور اس طریقے پر ایک ماحول بنا کے ہم ان چیزوں کو لیں، پھر اس کا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اگر ان تمام چیزوں پر ہم محنت کریں اور ہمارے اندر خود صلاحیت پیدا ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی یہاں 2 نمبر کے شہری تو ہے نہیں، اور نہ ہم کوئی یہاں کرایہ داری کی زندگی گزار رہے ہیں. اس ملک پر ہمارا مالکانہ حق ہے. ہم تعداد میں اقلیت ہو سکتے ہیں مگر اس ملک میں دی جانے والی قربانیوں میں ہم اکثریت پہ ہیں. مولانا اسرار الحق صاحب کی زندگی کی داستاں جاری رہے گی. فی الحال وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ کہیں جائیے گا نہیں، وقت کی دھڑکنوں کو یوں ہی سنبھال کر رکھیے گا. ہم لوٹ کر آتے ہیں پل دو پل میں. وہاں تو سیکولرزم کی بنیاد تھی. وہاں گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر سیکولرزم دیکھنا ہو تو کشمیر میں آگے دیکھو.